आइल्स का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई रटा सिस्टम तो चलेगा नहीं कि आपने सब कुछ याद करके चले गए और वहाँ जाके वैसे ही लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू प्रिपरेशन करनी होती है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना होता है। तो अगर आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल गए और अच्छे से समझ आ गया कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो फिर आपके लिए आइल्स के एग्ज़ाम को पास करना कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो आइल्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक एकेडमिक और एक जनरल। तो इस वीडियो में मैं आपको एकेडमिक के बारे में सारा एक्सप्लेन करूँगा। एकेडमिक जनरल से थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, तो अगर आपने एकेडमिक की प्रिपरेशन कर ली है तो जनरल तो आपका ईजिली हो ही जाएगा। और ये कोई AI जनरेटेड कंटेंट नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे पास किया और हाई बैंड कैसे अचीव किया। सो लेट्स बिगिन। तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिए आप पहले रजिस्टर हो गए, चाहे आप एकेडमिक कर रहे हो या जनरल कर रहे हो। तो उसका वही बेसिक क्राइटेरिया होगा कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर होना है। वो आपको एक चलान फॉर्म देंगे, वो आपने फ़ीस सबमिट करवाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताएंगे कि आपका कब और कहाँ पे एग्ज़ाम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी सारी टाइमलाइन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो। पहले आप एग्ज़ाम की डेट्स देख लो कि आपके लिए कौन सी फिजिबल है और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कई दफ़ा बिल्कुल नियर फ्यूचर में डेट्स अवेलेबल नहीं होती, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, साथ देख लो कि आपके लिए कौन सी डेट ज़्यादा फिजिबल है। तो फिर रजिस्टर हो जाओ और इतना बीच में बफर रख लो कि जब डेट आए तो उससे पहले मुझे एक अच्छा टाइम पीरियड मिल जाएगा अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए। और फिर उसको बहुत ज़्यादा डिले मत करो। नॉर्मली अराउंड 1 मंथ इज़ इनफ। अगर आपने 1 महीना अच्छे से तैयारी कर ली है, सो दैट वुड बी इनफ फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। तो इसकी प्रिपरेशन का जो मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसकी रिलेटेड बुक्स जो हैं, जो आपने प्रैक्टिस करने हैं एग्ज़ाम्स, वो सारा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको बुक्स की शक्ल में उसकी हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसका जो एक बुक्स का पूरा एक सेट होता है वो आप मार्केट से लाजमी परचेज़ करो, क्योंकि इस तरह जब आप एग्ज़ाम को खुद से सिमुलेट करोगे तो आपकी सही अच्छे से प्रैक्टिस होगी और फिर जब रियल एग्ज़ाम में आप परफॉर्म करोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। सो प्रैक्टिस इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी किसी लोकल बुक शॉप से जाके इसका पूरा जो सेट है बुक्स का, आइल्स की बुक्स का पूरा सेट आप परचेज़ कर सकते हो, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लिसनिंग की ऑडियोज़ होंगी, जिनको सुनकर आप लिसनिंग पार्ट अटैम्प्ट करोगे। सो बेसिकली आइल्स के 4 मेन मॉड्यूल्स होते हैं, जिनमें है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो हम हर मॉड्यूल के बारे में एक एक करके बात करेंगे। मैं आपको हर मॉड्यूल को एक्सप्लेन करूंगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसको अटैम्प्ट कैसे करना है और इसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है लिसनिंग। अब लिसनिंग का टोटल टाइम आपके पास होगा 30 मिनट्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो लिसनिंग ही है, क्योंकि इसमें आपको वो एक ऑडियो प्ले करके सुनाते हैं और बस वो 1 टाइम ही प्ले होती है। सिर्फ एक ही दफ़ा आपको मौका मिलता है उस ऑडियो को सुनने का। तो अगर वो आपकी मिस हो गई है तो फिर आप उसको दोबारा जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसी टाइम फ्रेम के अंदर रहते रहते आपने सुनना भी है और आपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी अटैम्प्ट करने हैं। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा हाजिर दिमागी के साथ सुनना पड़ता है। तो बेसिकली लिसनिंग का टोटल टाइम आपके पास है 30 मिनट्स और टोटल रिकॉर्डेड सेशंस जो आपको सुनाए जाते हैं वो हैं 4। तो 4 आपके टोटल सेक्शंस होंगे जो आपको उन 30 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि वो ऑडियो भी आप सुनेंगे और साथ आपको आंसर्स भी अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन 1 में नॉर्मली आप सुनते हो 2 लोगों की आपस में कन्वर्सेशन। वो किसी भी एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में हो सकती है, जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। कोई एक ऑफिसर है और वो किसी एक इंसान से कोई पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे कि उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, करंटली कौन सी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो,
एज क्या है, नेशनैलिटी क्या है। तो इस तरह की एक नॉर्मल कन्वर्सेशन दो लोगों के दरमियान आपको सुनने को मिलती है। और साथ क्वेश्चन पेपर पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम क्या था, उसकी नेशनैलिटी क्या उसने बताई, और इस तरह की चीज़ें। और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को खाने में क्या पसंद था, कौन सा कोर्स उसका फेवरेट था, और इस तरह की चीज़ें। तो वो जैसे जैसे आप सुन रहे हो, आप साथ साथ कोशिश करो कि उसको अटेम्प्ट करते जाओ, कोई भी चीज़ मिस ना करो। और अगर कोई भी पॉइंट आपका मिस हो भी जाए तो फिर आपने उसी के बारे में नहीं सोचते रहना, क्योंकि उस तरह फिर आपके बाकी के क्वेश्चन भी मिस होते चले जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, फॉर द टाइम बीइंग उसको वहीं पे छोड़ो और आगे चल दो। फिर जैसे ही आपको थोड़ा सा बफर बीच में मिलेगा टाइम का, वो जो क्वेश्चन आपका रह गया है उसको आप कोई गैस कर सकते हो, या जो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है, कुछ भी समझ आया है, वो उसको वहाँ पे लिख दो। तो किसी भी चीज़ को आपने बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर कोई चीज़ आपकी मिस भी हो गई है तो कोशिश करो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आप लाजमी लिख दो। इसके बाद आएगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 बेसिकली एक मोनोलॉग होगा किसी भी एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। यूँ समझ लो कि जैसे कोई इंसान एक न्यूज़ पढ़ रहा है और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कोई नई साइट ओपन कर रही है, तो अब लोग क्या चाहते हैं कि उस साइट पे क्या हो, वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स सेंटर हो, वहाँ पे कोई बुक सेंटर हो। तो इस तरह आपको एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी। तो जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, नीचे प्रॉबेबली कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपने साथ साथ सुनते जाना है, साथ साथ ही उनको सिलेक्ट करते जाना है। इसके बाद आएगा आपका थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में आपको एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी जिसके अंदर तकरीबन 3-4 लोग आपस में बातें कर रहे होंगे किसी भी एजुकेशनल या ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट के बारे में। और क्वेश्चन पेपर पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो आपने सुनते जाना है और जो आपको समझ आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको अटेम्प्ट करते जाना है। और उसके बाद आएगा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आपको एक मोनोलॉग मिलेगा किसी एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी यूँ समझ लो कि एक रिकॉर्डिंग होगी जिसके अंदर कोई बोल रहा होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेट्स से कि टीवी कैसे ईजाद हुआ, कब ईजाद हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो इस तरह का कोई एक टॉपिक होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी और साथ नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो आपने सुनते जाना है और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको समझ आ रहा है आपने सेलेक्ट करते जाना है। और इसी तरह कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, वो जो आपको समझ आ रही है, जो आपको सुनाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको भी फिल कर देना है और किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी समझ आई तो आप उसे जो है कुछ ना कुछ एटलीस्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ आप लिख लाजिम दो। और लिखते वक्त आपने स्पेलिंग्स का भी बहुत ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आप लिख रहे हो तो आपने कुछ गलत स्पेलिंग्स लिख दी हैं। सो ट्राई टू स्पेल इट प्रॉपर्ली। तो अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि है रीडिंग। तो इस सेक्शन का जो टोटल टाइम है वो होगा 60 मिनट्स। 1 घंटा आपको मिलेगा रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अंदर टोटल 3 सेक्शंस होंगे और टोटल इसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे। सो बेसिकली आपको 20 मिनट्स पर सेक्शन स्पेंड करने हैं। आपके पास 20 मिनट है हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि 3 सेक्शंस हैं और 60 मिनट्स हैं। तो इसकी एक जनरल नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है कि आप 15 मिनट्स लगाओ रीडिंग के लिए और फिर 5 मिनट्स आप स्पेंड करो उसको आंसर करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी ऐसे होगा जो पहले आपको रीड करना होगा और फिर आपको 5 मिनट्स में उसके आंसर्स राइट डाउन करने होंगे। लेकिन मैं आपको इसकी ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है। अगर आप सारा टाइम पहले रीडिंग पे स्पेंड कर दोगे और फिर बाद में आंसर्स पे आओगे, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको दोबारा जाके बार बार वो सेक्शन रीड करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, अब उसके अकॉर्डिंगली आप हर दफ़ा जाओगे और जाके दोबारा से फिर वही पैराग्राफ पढ़ोगे, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उसको 20 मिनट्स के अंदर उस सेक्शन को आप कंप्लीट कर सको। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसका ट्रिक ये है कि बजाय आपने वो सारा ऐसे रीड करने के, पहले आपने क्वेश्चंस रीड करना शुरू करने हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं ना, उनकी ऑर्डरिंग उन्होंने उसी हिसाब से की होती है। ऐसा नहीं होता कि शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो रीडिंग सेक्शन के एंड पे कहीं जाके उसके आंसर्स मौजूद हों, ऐसा नहीं है। शुरू वाले क्वेश्चंस के
जो आंसर्स हैं वो आपको रीडिंग सेक्शन के स्टार्ट में ही मिलेंगे। इसी तरह मिडल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आपको कहीं ना कहीं मिडल सेक्शन में जाके मिलेंगे, और जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको रीडिंग सेक्शन के तकरीबन एंड वाले सेक्शंस में कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो ये ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया होता है। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन रीड किया और उस क्वेश्चन के अंदर आपने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आपने अंडरलाइन कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेटमेंट है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वर नीडेड टू बिल्ड द पिरामिड्स। तो इसके अंदर आप जैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अंडरलाइन कर लो, फिर बिल्ड द पिरामिड्स को अंडरलाइन कर लो, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है ना, वो कीवर्ड्स, वो फ्रेजेस आप अंडरलाइन कर लो उस क्वेश्चन के। और साथ ही आप रीडिंग सेक्शन में जाओ, मतलब अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप रीडिंग सेक्शन के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में जाओ और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो आप सर्च करना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही आपको वो कीवर्ड या फ्रेज़ उससे रिलेटेड कोई चीज़ें मिलती हैं तो साथ ही आप उस लाइन को एक लाइन पीछे और एक लाइन आगे जल्दी से क्विकली रीड करने की कोशिश करो कि उसमें वो क्या बता रहा है। क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन था क्या बेसिकली, और साथ साथ ही आप रीड करते जा रहे हो कि हाँ इसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से आपको उसका आंसर एकदम से मिल जाएगा कि अच्छा ये बात पूछी गई थी तो इसका ये आंसर है। उस आंसर को आपने उसी वक्त क्वेश्चन पेपर पे उस क्वेश्चन के आगे लिख देना है। अभी आंसर शीट की तरफ ना जाओ, अभी उस चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करो। अभी आपको जो आंसर मिल गया है आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही उसका आंसर वहीं पर लिख देना है। आंसर शीट की तरफ हम बाद में जाएंगे। तो बस इसी स्ट्रेटजी के थ्रू आप चलते जाओगे। शुरू में आपको कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं, उसके बाद कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स होंगी जो आपको फिल करनी होंगी उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर आप इसी तरीके से चलोगे कि पहले आपने क्वेश्चन रीड किया, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अंडरलाइन की और फिर वो कीवर्ड्स फ्रेजेस आपने सर्च करना स्टार्ट कर दिए रीडिंग सेक्शन में, और फिर जो आंसर आपको मिला आपने क्वेश्चन पेपर पर नोट डाउन कर दिया, और फिर जब ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया तो आपने जाके एंड पे अपनी आंसर शीट पे राइट कर देना है जब आपका पूरा रीडिंग वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए। तो रीडिंग मॉड्यूल के जो तीनों सेक्शंस हैं वो सेम पैटर्न पे होंगे और सेम स्ट्रेटजी आप यूज़ करोगे उनको अटैम्प्ट करने के लिए। तो इससे आपका जो रीडिंग मॉड्यूल है वो बहुत ही सक्सेसफुली अटैम्प्ट हो जाएगा और आपके इसमें हाई बैंड अचीव करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब चलते हैं थर्ड मॉड्यूल की तरफ जो कि है राइटिंग। तो राइटिंग मॉड्यूल का टोटल टाइम आपके पास होगा 60 मिनट्स। बेसिकली आपके पास 2 टास्क होते हैं। एक फर्स्ट टास्क होता है जो थोड़ा छोटा होता है, उसको आपने सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं, और फिर एक सेकंड टास्क होता है जो ज़रा लेंथी है, उसको आपने 40 मिनट्स एलोकेट करने हैं। सो जो पहला टास्क है उसमें नॉर्मली आपको एक ग्राफ दिखाया जाएगा। यहाँ हो सकता है कोई टेबल हो, कोई चार्ट हो, कोई डायग्राम हो। तो आपने वो जो चार्ट डायग्राम आपको दिखाई गई है उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली आपने उसके डाटा को एक्सप्लेन करना है। अगर वो कोई एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस की स्टेजेस को आप एक्सप्लेन करो, या कोई एक मैकेनिज़्म है तो आप बताओ कि ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे काम करती है, लाइक हाउ समथिंग वर्क्स, और किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट को आप डिस्क्राइब करो। ये सब कुछ आपको 150 वर्ड्स में करना है। इसकी जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे सो मेक श्योर कि आप अराउंड 150 वर्ड्स में इसको कंप्लीट कर लो। जब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने नॉर्मली कितनी लाइंस अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंगली लिखोगे। दैट वुड बी इनफ फॉर दिस टास्क। तो अगर इसकी फर्दर टाइम की सेग्रीगेशन कर ली जाए इस टास्क के लिए, जिसको कि आपने टोटल 20 मिनट्स देने हैं, तो 5 मिनट्स आप एलोकेट करो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 12 मिनट्स आप रखो उसकी राइटिंग के लिए, और फिर 3 मिनट्स आप रख लो उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए। तो इस तरह आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट टास्क जो कि बेसिकली है ऐसे राइटिंग, और वो ऐसे आपको बेसिकली एक फॉर्मल स्टाइल में लिखना होगा। सो बेसिकली उसमें आपने एक ऐसे लिखना होता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, आपने एक्सप्लेन करना होता है और उसका सोल्यूशन देना होता है। तो इस पार्ट को आपने बेसिकली 250 से 265 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। इसकी भी जब आप उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपने देखना है कि आपके 250 से 265 वर्ड्स जो हैं वो कितनी लाइंस में आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बस मैंने इसकी लेंथ यहाँ तक रखनी है। इसकी भी अगर हम टाइम की सेग्रीगेशन कर लें तो 10 मिनट्स में आपने सबसे पहले उसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं।
ठीक है, पॉइंट्स नोट डाउन का मतलब ये नहीं कि आंसर शीट पर नोट डाउन करने हैं, पॉइंट्स आपने अलग से क्वेश्चन पेपर पे नोट डाउन कर लेने हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इसमें लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स नोट डाउन किए बगैर स्टार्ट कर दोगे फिर आपको बीच में समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या मिस करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। तो अगर आपने पॉइंट्स पहले से आइडेंटिफाई कर लिए होंगे तो फिर आपका बीच में पॉइंट्स को सोचने के बारे में कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप बस फ्लो में लिखते चले जाओगे। इसलिए टेक फर्स्ट 10 मिनट्स टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। उसके बाद आपने 25 मिनट्स लेने हैं राइटिंग के लिए। वो जो पॉइंट्स आपने डिफ़ाइन कर लिए हैं, अब वो एक्चुअल में जो आपने राइटिंग करनी है वो आपने उन पॉइंट से रिलेटेड करनी है, और 25 मिनट्स आपने ट्रैक करने हैं कि मैं 25 मिनट्स में इसको इन पॉइंट्स को कंप्लीट कर लूँ। और फिर एंड पे 5 मिनट्स आप रख लो उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, दे कुड बी सम टाइपोज और एनीथिंग यू वांट टू फिक्स, सो वो 5 मिनट आपने उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए रखने हैं। तो इस तरह आपके 40 मिनट्स इस सेकंड टास्क पे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, राइटिंग टास्क में आपने स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है और टेंसेस का बहुत ध्यान रखना है कि आप किस टेंस में वो लिख रहे हो, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, व्हाटएवर। सो ये टेंसेस का आपने उसमें बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ शीट को भरने के लिए आप कुछ भी लिखते मत चले जाओ कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा और मुझे बस शीट जो है कि कैसे भी करके फिल करनी है, ऐसा नहीं है। जो भी लिखो बहुत प्रिसाइज लिखो, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ साफ साफ लिखो, स्पेलिंग्स का ध्यान रखो, टेंसेस का ध्यान रखो, और जिस स्पेलिंग या टेंस के बारे में आप श्योर नहीं हो उसे मत लिखो, क्योंकि उससे आपकी बेसिकली मार्क्स कम ही होंगे, बढ़ तो नहीं सकते। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन में राइटिंग टास्क फिर भी आपका जो लिसनिंग और रीडिंग है उससे कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि लिसनिंग में तो आपके पास एक ही वक्त चांस है, उसी के अंदर ही आपने सुनना भी और लिखना भी है, और रीडिंग में भी आप बाउंड होकर जो इन्फॉर्मेशन है आपने एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना है। लेकिन राइटिंग में आपके पास एक फ्री विल है कि ठीक है, आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। तो राइटिंग का ये जो टास्क 2 है जिसके अंदर आपने ऐसे लिखना है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसमें किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं और आप किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर करोगे तो आप इसे बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट नेचर के एसेज आ सकते हैं, जिनमें से एक है नंबर 1 ओपिनियन। ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट होगी, कोई एक ओपिनियन होगी, आपको उससे एग्री या डिसएग्री करना है। उसके लिए आप क्या करोगे कि पहले आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जिसके अंदर आप 2-3 सेंटेंसेस लिख दो। फर्स्ट सेंटेंस में आप पैराफ्रेज कर दो उस क्वेश्चन को, फिर थीसिस स्टेटमेंट लिख दो कि इट इज़ एग्रीड और इट इज़ डिसएग्रीड और व्हाटएवर, और फिर आउटलाइन सेंटेंस लिख दो कि दिस ऐसे विल डिस्कस ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके बाद आपके 2 फर्दर पैराग्राफ्स आएंगे जो आपकी मेन बॉडी का पैराग्राफ 1 और मेन बॉडी पैराग्राफ 2 है। तो ये जो आपके मेन बॉडी पैराग्राफ्स हैं इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हो कि आप पहले टॉपिक सेंटेंस बता दो, फिर आप एक्सप्लेन कर दो उस सेंटेंस को, फिर कुछ एग्जाम्पल और इस तरह की चीज़ें लिख दो, और फिर फाइनली लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिख दो जिसमें कि आप एक सेंटेंस में समरी एक्सप्लेन कर दो और फिर सेकंड सेंटेंस में आप कोई रिकमेंडेशन या प्रेडिक्शन दे सकते हो। इसके बाद एक और टाइप इसकी होती है जिसमें आपको कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं, तो उसके आप क्या कर सकते हो, उसके भी आपने डिवीजन यही रखनी है कि इंट्रोडक्शन, फिर आपकी मेन बॉडी पैराग्राफ 1, मेन बॉडी पैराग्राफ 2 और फिर कंक्लूजन। तो इसके इंट्रोडक्शन में उसी तरह आप पैराफ्रेज करो क्वेश्चन को और फिर आउटलाइन सेंटेंस लिख दो, और फिर आपकी जो मेन बॉडी का पैराग्राफ है उसके अंदर आप एक एडवांटेज लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, उसी एडवांटेज को एक्सप्लेन कर दो, उसकी एक एग्जांपल दे दो और फिर उसका रिजल्ट मेंशन कर दो, और फिर कंक्लूजन में जाके आप उसी तरह समरी लिख दो थोड़ी सी, और फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन दे दो उससे रिलेटेड। इसी तरह इसकी एक थर्ड टाइप आती है जिसमें आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मेंशन करना होता है। तो उसके भी वही मेन पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 और फिर कंक्लूजन। तो इसके इंट्रोडक्शन में उसी तरह पैराफ्रेज कर दो क्वेश्चन को, आउटलाइन कर दो, और फिर जो आपकी जो मेन बॉडी पैराग्राफ है उसके अंदर आप प्रॉब्लम को पहले स्टेट कर दो, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दो, उसका रिजल्ट, और फिर उसकी एक एग्जांपल मेंशन कर दो, और इसी तरह इसकी कंक्लूजन में समरी और फिर उसकी रिकमेंडेशन या फिर प्रेडिक्शन लिख दो। और इसी तरह इसकी एक फोर्थ टाइप भी होती है जिसमें आपको डिस्कशन या कोई आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना होता है, उसके भी सेम वही 4 मेन एलिमेंट्स रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप पैराफ्रेज कर दो, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन लिख दो, फिर मेन बॉडी जो है उसके अंदर
अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर दो, फिर इसके नीचे रीज़न लिख दो कि वाई यू एग्री और डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दो जो आपके उस व्यू को सपोर्ट करती हो। और फिर इसी तरह फाइनली जो आपका कंक्लूजन है उसके अंदर आप समरी लिख दो, और सेकंड सेंटेंस में आप उसके स्टेट कर दो कि विच वन इज़ बेटर और मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपके जो दोनों व्यू पॉइंट्स हैं फर्स्ट या सेकंड, उनमें से कौन सा ज़्यादा बेटर है और कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह आपका ये टास्क 2 कंप्लीट हो जाएगा। और इसी राइटिंग मॉड्यूल का ही जो टास्क 1 था, जिसके अंदर आपने किसी ग्राफ, टेबल, चार्ट या डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है, उसकी भी स्ट्रेटजी मिलती जुलती है कि सबसे पहले आपको जो भी डायग्राम चार्ट दी गई है उसको पहले आप थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता दो कि ये है किस बारे में, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और फिर सेकंड पार्ट में आप उसकी फर्दर डिटेल में चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पाई चार्ट था कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी थी, तो पहले तो हमने जनरल एक्सप्लेन कर दिया कि ये चार्ट इस बारे में है, ये हमें इस तरह का डाटा शो करता है, और फिर डिटेल में आप मेंशन कर दो कि वो जो एक्चुअली में चार्ट के ऊपर यूनिट्स, नंबर्स मेंशन है कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन थी, इस शेयर में इतनी पॉपुलेशन थी, तो इस तरह वो आपका वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इस तरह राइटिंग मॉड्यूल अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अपने लास्ट मॉड्यूल की तरफ जो कि है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग का टोटल टाइम होगा 10 to 15 मिनट्स, और इसके होंगे टोटल 3 सेक्शंस, 3 पार्ट्स में ये जो है कंप्लीट होगा। तो तीनों पार्ट्स 5-5 मिनट्स के हुए। तो सामने आपसे जो भी इंटरव्यू कर रहा है स्पीकिंग के लिए, आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। इट डजेंट मैटर कि वो लोकल है या फॉरेनर है, दैट इज़ टोटली फाइन। आपने पूरे कॉन्फिडेंस से सारे आंसर्स करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस करेगा आपके बारे में, ठीक है। वो बड़े फैमिलियर टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ पे है, आप कौन से शहर से हो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप क्या काम करते हो, अपनी स्टडीज़ के बारे में बताओ, अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ। तो इन चीज़ों को तो आपने पहले से ही लिखे जैसे प्रैक्टिस करके चले जाना है। फिर पार्ट 2 में क्या होगा कि वो आपको एक कार्ड देगा, एक स्टिकी नोट देगा और एक टॉपिक बताएगा। आपने क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में ना कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। वो आपको 1 मिनट देगा, नॉर्मली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट वो आपको देते हैं कि आप सिर्फ उस पर अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जो कि आपने बोलने हैं। फॉर 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक। 2 मिनट के लिए आपने वो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपने उसके बारे में बोलते जाना है। और फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स में जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपसे जो कुछ आपने बोला है उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो कि आपको आंसर करने होंगे। इसके बाद आएगा पार्ट 3 फॉर 5 मिनट्स। सो इसमें क्या करेगा, वो थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएगा, वही टॉपिक जिसके बारे में आपने बात की थी वो उसी से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस करेगा, और आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उससे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सको। हो सकता है कि वो कोई आपको एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ या आइडियाज़ दे और आपको उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो, तो थोड़ा सा जो है वो डिटेल में जाएगा उन्हीं चीज़ों की। तो स्पीकिंग में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल आराम से बोलो, बिल्कुल क्लियर बोलो। ये नहीं कि बस आप तेज़ तेज़ बोली चले जा रहे हो और अपनी सारी इंग्लिश आपने बस उन 15 मिनट्स में ख़त्म कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोलना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। और इसमें मैं ये टिप भी ऐड करूँगा कि आप उसमें एक्सप्रेशंस भी ऐड करो। जैसे आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हो तो ये नहीं कि आप बिल्कुल मोनोटोन हो के एक रोबोट की तरह बैठ के बोलते चले जाओ। आप उसमें एक नॉर्मली बात करो, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। अपनी वॉइस को कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे कम करना है, पूरे एक्सप्रेशंस के साथ आप बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, तो उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ हमारे बेसिकली चारों मॉड्यूल्स तो कवर हो चुके हैं, और अब मैं आपको दूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन टिप्स को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो बेसिकली आइल्स में कुछ पास फेल जैसा तो होता नहीं। इसमें आपको बेसिकली बैंड्स ही अचीव करने होते हैं, और उन बैंड्स के अकॉर्डिंगली आपका CERF लेवल डिसाइड होता है। तो जब आपने इस एग्ज़ाम की घर में प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने घर में बुक्स ला के, पूरी हार्ड कॉपी ला के उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, तो आपने वो बिल्कुल ऐसे ही सिमुलेशन करनी है जैसे आपका रियल एग्ज़ाम हो रहा है। आप साथ एक स्टॉप वॉच रख लो, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच स्टार्ट कर सकते हो आप। तो उस तरह आपने प्रॉपर टाइमर लगा के जो टाइम्स मैंने मेंशन की हैं वो उन बुक्स के ऊपर भी वो टाइम मेंशन होगा, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना है। और जब तक वो टाइम आप अचीव नहीं कर लेते, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुई। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसर शीट पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रीडिंग मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपने क्वेश्चन
पेपर के ऊपर ही आंसर लिखते गए, और अब आपने जब उन आंसर्स को आंसर शीट के ऊपर रखना है तो वो आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके आगे ही 1 का आंसर हो। वो अगर एक जगह भी कोई चीज़ आपस में मिसप्लेस हो गई तो वो सारा ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। आंसर शीट पे लिखते वक्त मेक श्योर कि क्वेश्चन नंबर लेट्स से 3C है तो उसका आंसर शीट पे 3C के आगे ही उसका आंसर हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो आंसर शीट है आप घर में उसकी एक कॉपी लाजमी रख लो। कुछ मल्टीपल कॉपीज़ भी आप रख सकते हो। तो घर में भी जब आप एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करो तो उसी तरह आप उसी टाइमिंग में रहते रहते उसको 100% सिमुलेट करो कि पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया, फिर एंड पे जो आपको टाइम मिला आपने उसी तरह उसको आंसर शीट पे सारा एज इट इज़ लिख दिया ताकि आपकी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो सके। और फिर जब आपने आंसर शीट पे लिख दिया, आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, तो फिर आपने उसकी प्रॉपर सेल्फ मार्किंग करनी है। कोई भी ऐसा एक लेट से आप एक रेड बोर्ड लो और सारे आंसर्स मैच करो, क्योंकि बुक के पीछे उसके आंसर्स भी लिखे होते हैं। आपने एक एक आंसर मैच करना है और सेल्फ मार्किंग करनी है कि अच्छा भी मेरे इस एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आए हैं। उस तरह आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आप इस वक्त प्रिपरेशन में कहाँ पे खड़े हो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर तो ऐसा समझ रहे हो कि आपका आइल्स में एक हाई बैंड आ जाएगा जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, तो ऐसा नहीं है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश स्किल्स का नहीं बल्कि आपका माइंड कितना शार्प है और आप कितना इंटेलिजेंटली सिचुएशंस को हैंडल करते हो उसका भी है। क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बहुत शॉर्ट होगा, उसी के अंदर आपको सुनना भी है, उसी के अंदर आपको सब कुछ लिखना भी है। तो ये सिर्फ आपके इंग्लिश स्किल्स पे नहीं रहेगा, ये इस पे भी रहेगा कि आप कितनी हाजिर दिमागी के साथ वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको तब हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम कर रहे होगे। जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा दैट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट इज़ अबाउट हाउ प्रेजेंट माइंडेड यू आर। सो द प्रैक्टिस इज़ द की। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घर में प्रैक्टिस करनी है और उसको इस लेवल पे प्रैक्टिस करो कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और मैं उसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ। और जब तक आपके रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आ जाते, जस्ट कीप रिपीटिंग। सो रेपिटेशन 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 एंड यू विल बी देयर। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो कि मैंने पहले मेंशन की कि आपने अटैम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपने कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी। इससे आपके पास होने के या हाई बैंड अचीव करने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। इसके साथ आपने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो ये कि आपने कोई भी गूगल पे एक वोकैबुलरी सर्च कर लेनी है और दिन ब दिन आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते जाना है। आप रोज़ के रख लो कि मैंने रोज़ के 10 न्यू वर्ड्स जो हैं वो याद करने हैं, उनके स्पेलिंग्स याद करने हैं, उनको अपनी वोकैबुलरी में, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी में ऐड करना है। फिर नेक्स्ट डे आपने 10 न्यू वर्ड्स याद किए, उनके स्पेलिंग्स याद किए और पिछले 10 भी रिवाइज़ किए। फिर इसी तरह तीसरे दिन आपने पिछले 20 वर्ड्स रिवाइज़ किए और 10 नए वर्ड्स आपने अपनी वोकैबुलरी में ऐड किए कि आपको उनका मतलब भी आता हो और उनके स्पेलिंग्स भी आते हों। इस वोकैबुलरी का आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। और फिर एक बहुत ही मज़ेदार टिप वो ये है कि आप अपने इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कोई इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो विद सबटाइटल। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सबटाइटल, क्योंकि जब भी आप वो मूवी देख रहे होगे तो साथ साथ आप ऑब्वियसली उसको सुन भी रहे होगे और साथ साथ ही आप उसके सबटाइटल्स भी देख रहे होगे, तो उससे बहुत सी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग पड़ेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो कि आपको जिस भी मूवी कैटेगरी में इंटरेस्ट है, लेट्स से डॉक्यूमेंट्रीज़ या मोटिवेशनल मूवीज़, तो आप उससे रिलेटेड मूवीज़ देखो और साथ उनके सबटाइटल्स देखो, तो उससे भी आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्पीकिंग से रिलेटेड है कि अब तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए चीज़ें और भी आसान हो चुकी हैं। आप कोई AI टूल यूज़ कर सकते हो, इवन कि आप ChatGPT से 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है कि आप ChatGPT के साथ कन्वर्सेशन करो, या आप 100% उस चीज़ को सिमुलेट करना चाहते हो तो आप अपने घर में या अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठ जाओ और उसके साथ आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसको आप डेली बेसिस पे करो कि जब आपको असल में स्पीकिंग इंटरव्यू देना पड़े तो आप बहुत ही फ्लो में, बहुत ही नेचुरली आप उसे अटेम्प्ट कर सको। तो बस आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अभी के लिए बस इतना ही। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं सो कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe to my YouTube channel. See you in the next one. Thank you.